चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रस्तावना कौशल। जब शिक्षक कक्ष में प्रवेश करता है तो सबसे पहला कौशल जो बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करने होते हैं वो होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल, अगर हम पाठ की प्रस्तावना की बात करें तो हम जिस पाठ का प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं, जिस पाठ का बच्चों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, उस पाठ की प्रस्तावना बच्चों के सामने बेहतर ढंग से रखी जाए। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इस कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं। उसमें पहला जो कंपोनेंट्स होता है यानी कि घटक, हर एक कौशल की जब हम बात करेंगे तो उस कौशल के कुछ घटक होंगे जो कि 6 से 8 के बीच में होंगे। इसलिए पहला घटक जो हमारा होगा वो होगा कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारे पास जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जिस पाठ को पढ़ाना है, क्या बच्चे उस पाठ से संबंधित पूर्व की कक्षा में कुछ पढ़े हैं या पहले से कुछ इस संदर्भ में जानते हैं या नहीं जानते हैं। जानते हैं तो कितना जानते हैं, ये आकलन करना हमें जरूरी होता है। इसीलिए हमारे जो कथन होते हैं वो प्रश्न से संबंधित होते हैं और उन प्रश्नों को हमें प्रश्नों के माध्यम से बच्चे पहले से क्या जान रहे हैं, उस प्रश्न के प्रकरण के शुरुआत तक हमें बच्चों को स्वयं से लाना होता है। बच्चे हमारे जो होते हैं, जैसे अगर मैं एक प्रकरण बोलूं कि एक टॉपिक है मेला, या हमने हिंदी में कुछ पढ़े हैं लाह की चूड़ियाँ, तो इस प्रकार से अगर हम बच्चे को कुछ अगर हमें मेला ही पढ़ाना है, टॉपिक है मेला, और हमें बच्चों को मेला पढ़ाना है, तो हम आसान शब्दों में उनसे ये बात पूछ सकते हैं कि बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी माँ पिताजी के साथ लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, या अपने बड़े भाई के साथ, अपने मित्र समूह के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं। तो उसमें कुछ कह सकते हैं कि हम लोग प्ले ग्राउंड में जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं, कुछ और बोल सकते हैं। अगर वो ये भी कहेंगे कि हम लोग मेला देखने भी जाते हैं, या आप लोग के यहाँ जब दुर्गा पूजा या मुहर्रम या कुछ और कार्यक्रम होते हैं तो उसमें आप लोग माता पिता के साथ कहाँ जाते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं। तो बताते हैं कि वहाँ बहुत सारे सामान मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं, और हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मेला लगा हुआ होता है। तो क्या आप लोग मेला गए हैं? तो हाँ, कौन कौन गए हैं? ये गए बच्चे, सभी बच्चे मुझे लगता है हाथ उठाएंगे आप क्लासरूम से। आप जब मेला गए हैं तो आप लोग मेले में क्या क्या देखा? हमने ये देखा। तो क्या आज आप लोग किताब के माध्यम से, पाठ के माध्यम से आज हम लोग एक मेला चलेंगे और उसका जो एक्टर होगा, उस मेला पाठ का जो मुख्य भूमिका जिस लड़के की होगी, उसके माता पिता जिसका भी होगा, उसकी बात करेंगे। आज हम लोग मेला इनके साथ चलेंगे, और हम लोग, आप लोग जो मेला गए हैं वैसे ही मेला हम लोग कुछ आज चलेंगे और हम लोग पाठ में देखेंगे। तो जैसे ही आप बच्चों से बात करते हैं कि हम लोग मेला चलेंगे और हमारा आज का प्रकरण है जो हम लोग आज देखेंगे और अध्ययन करेंगे, वो है मेला। और मेला हमारा जो होगा, हम होंगे, हमारा पूरा क्लासरूम होगा, आप सभी होंगे, और उसके जो मुख्य भूमिका में जो है पाठ में मोहन, सोहन, रोहन जो भी हैं वो भी साथ में मेला चलेंगे। अब देखते हैं वो मेले में क्या क्या करते हैं। क्या आप जैसा करते हैं वैसा वो भी मेले में करते हैं क्या, ये देखेंगे। तो वैसा ही कुछ होगा। और ये तो हमारा हो गया कि हम कथनों के माध्यम से हम लोग बच्चे को उसके पाठ तक पहुंच पाए और वो बच्चे खुद से उस पाठ तक पहुंच पाए, और उनकी एक उत्सुकता बनी हुई है कि आज का क्लासरूम इतना इंटरेस्टिंग होगा, इतना इंटरेस्टिंग होगा कि सर के साथ हम लोग क्लासरूम में बैठे बैठे आज मेला देखने वाले हैं, और हमारे जो या मैडम के साथ बैठे बैठे मेला देखने वाले हैं। हम लोग सभी मित्र आज पाठ के माध्यम में उसमें रोहन, सोहन, मोहन जो भी है उसके साथ देखेंगे और देखेंगे कि रोहन सोहन मेले में क्या करते हैं आखिर में। दूसरा घटक हम लोग इसमें देखेंगे
कि कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। ये बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी उनसे कोई प्रश्न करें या बोलें, और हमें जब प्रस्तावना कौशल का प्रदर्शन करना है, तो इस बात का ध्यान रहे कि हम जो भी बच्चों से पूछें या बात करें वो आपके पाठ से पूर्णतः संबंधित होना चाहिए। यदि वो पूर्णतः संबंधित नहीं है तब बच्चों को सीखने में दिक्कत होगी और बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट कम लेंगे, और आगे आपका अगर प्रस्तावना कौशल ठीक नहीं है तो आपका जो प्रकरण है, उस दिन का पाठ है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो दूसरे दिशा में जा सकता है। आपके बच्चे क्लासरूम में एक इंटरेस्ट के साथ जो मेला टॉपिक पर अध्ययन करने वाले थे, वो प्रस्तावना कौशल में ही अनावश्यक प्रश्नों के बीच जूझते रहेंगे और आपका लेसन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना भी है और उनका लेसन भी आगे बढ़े और उन्हें कुछ सिखाना भी है, लेकिन रुचिकर तरीके से। हमें ऐसे सिखाना है कि बच्चे जब उसको सीखें, देखें, तो उनको लगे कि हम वास्तविक जीवन जी रहे हैं क्लासरूम में। ये मेरा जीवंत एक कहानी है जो कि रोहन मोहन सोहन के साथ हम मेले में हैं। तो ये मूल पाठ से संबंधित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं। फिर है कि अगर अगला घटक देखते हैं तो उसमें रहेगा कथनों एवं प्रश्नों की क्रमबद्धता। सब जरूरी है यहाँ पे कि हम जब बच्चों के प्रश्न करें तो क्रमबद्ध हो। ऐसा नहीं हो कि प्रश्न कहीं से, फिर प्रश्न कोई और, फिर बीच वाला प्रश्न, फिर अंतिम प्रश्न, फिर शुरू प्रश्न, फिर कुछ प्रश्न। तो हम जब प्रस्तावना कौशल में जब कुछ प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, जो कि पूर्व ज्ञान प्रश्न के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो उस प्रश्नों को करते समय ये ध्यान रखना है कि प्रश्नों की क्रमबद्धता हो। बच्चों, आप लोगों ने कभी माता पिता के साथ कहीं गए हैं, अपने मित्र के साथ, या आप अगर बच्चे वहाँ से नहीं बता पाते हैं आपके इस हिंट्स से, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप दशहरे में या मुहर्रम में या आप क्रिसमस के दिन कहाँ जाते हैं। तो बच्चे जिस धर्म से होंगे, या हमारे बच्चे सभी धर्मों को एंजॉय करते हैं एक साथ, तो मुहर्रम में भी जाते हैं, क्रिसमस में भी जाते हैं और दशहरे में भी घूमने जाते हैं सभी बच्चे। तो वो बच्चों को याद होगा कि हम मेला जाते हैं। उन्हें उसका महत्व भले विशेष रूप से पता नहीं हो, लेकिन मेला सबको पता होता है और बच्चे जाना पसंद करते हैं। तो आप अगर बच्चों को अगर बच्चे वैसे उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप उनको एक अपने हिंट्स को और बेहतर तरीके से संकेत को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें आप अगर क्रमबद्ध संकेत को बढ़ाएंगे तो बच्चे धीरे 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 आपके कंपोनेंट्स तक, आपके प्रकरण तक पहुंच जाएंगे। याद रखना है, जब तक आपके बच्चे को प्रकरण तक पहुंचना है, अब आप पहुंचाने के केवल माध्यम हैं। आपको ये नहीं है कि आप बच्चे को प्रकरण बता देना है, बच्चे प्रकरण तक स्वयं पहुंचे। आप लोग ऐसा करते हैं, मैंने आप लोगों का क्लासरूम भी मैंने सुपरविजन किया है, मैं देखा हूँ आप लोग जब क्लास लेते हैं तो आप लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है आप लोगों को, और बच्चे काफ़ी रुचिकर क्लास करते हैं। मैंने आप लोगों को देखा है, आप लोग क्लास जब लेते हैं, जो भी मैडम से आप लोग क्लास लेते हैं। फिर है आपका उपयुक्त युक्तियों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ युक्तियों का प्रयोग करना होता है, कुछ शब्दों का, कुछ थोड़ी छोटी कहानियों का प्रयोग कर देना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों को कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर देना पड़ता है। जैसे हम लोग जब मैथ पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में और हमारे पास चौक और डस्टर होते हैं, तो उसका भी एक शेप होता है। जब हम शेप पढ़ाते हैं तो बच्चों को पूछते हैं, हमें नहीं बताते कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रस्तावना कौशल अगर मैथ का हो और हम शेप पढ़ने वाले हैं तो उसे बताते हैं कि बच्चों ये क्या है, तो सर या मैम ये डस्टर है, तो इसका आकार कैसा है। इस प्रकार से हम लोग बच्चों को जानते हैं। तो ऐसे हम लोग टूल्स का प्रयोग करते हैं। या अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे होते हैं और हमें वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है कि संसद भवन, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक फ़ोटो जो फोल्ड किया हुआ होता है, उसमें ऊपर नीचे स्टिक लगी हुई होती है, और उसको फोल्ड करके लेके जाते हैं क्लासरूम में। हमारे पास जो किले होता है उसमें हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे ये क्या है, तो बच्चों देख करके बताते हैं कि सर इसे मैंने कहीं देखा है। आपने कहाँ देखा है, या प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो बता देंगे कि सर इसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है, इसे संसद भवन बोलते हैं। तो ये कहाँ है, दिल्ली में है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न कर सकते हैं।
तो आपके यहाँ के सांसद कौन है, इस प्रकार से प्रश्नों का कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चे क्रमबद्ध तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें हमको साधनों का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। अब हमें इसमें एक और को जो घटक है वो देखना है, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसका प्रयोग कब करना है, कितना समय का विस्तार करना है, कितने प्रश्न पूछने हैं, कितना जल्दी बच्चों को उस प्रश्नों के माध्यम से हम उन्हें आगे लेकर के जा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान करना होता है। और अवधि विस्तार के बारे में कि हम ज़्यादा समय प्रस्तावना कौशल में न लें, जितना जल्दी हो सके हम बच्चों को प्रकरण पर लेकर के पहुँचे। याद रखना है कि आपका प्रस्तावना कौशल जो है हो सके तो 5 से 7 मिनट के अंदर समाप्त हो जाए तो ज़्यादा उपयुक्त है, और नहीं तो अधिकतम 10 मिनट लेके जाना। किसी कौशल कृत्रिम कक्षा में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसको प्रदर्शन करने में आप समय ले सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि आपका क्लासरूम 40-45 मिनट का ही होता है। तो प्रस्तावना कौशल को इतना अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें कि बच्चे जितना जल्दी हो सके प्रकरण पे पहुंच जाएं। तो अवधि के विस्तार कम से कम करना पड़े। अगला है कि छात्रों का ध्यान एवं रुचि का आकर्षण। आप जब प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेंगे तो आपके जो प्रस्तावना कौशल होंगे उसके माध्यम से आपका जो उनका क्लासरूम होने वाला है, यानी कि प्रतिदिन का क्लासरूम होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बच्चे जब आपसे कुछ पूछेंगे तो आप या बच्चों से आप कुछ पूछ रहे हैं तो उसके दौरान आप जब प्रस्तुतिकरण पे जाएंगे कि बच्चों पे एक जिज्ञासा बनी हुई है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, आज हम कुछ नया जानने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूँ। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि सभी लोग खास करके सीरियल जो हैं देखना पसंद करते होंगे, या सीरीज, अभी वेब सीरीज आ रहे हैं तो वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। वो सीरियल वेब सीरीज वाले करते क्या हैं, थोड़ा सा देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो एक्चुअली आप बहुत सारे वेब सीरीज या सीरियल देखते हैं, दिन भर रात भर सीरियल चलते रहते हैं। तो उस सीरियल में क्या होता है कि आप एक सीरियल देखते हैं और वो सीरियल फिर अगले दिन ही आने वाला है, या उसको आपने पिछले दिन देखा होगा। तो 2 काम करते हैं। पहले पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ते हैं उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सीरियल वाले पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ते हैं कि जब आपने कोई सीरियल देखा है, ABCD कोई भी, और उस सीरियल को आपने देखा तो आपके दिमाग में वही सीरियल चल रहा होता है जो सीरियल को आपने पहले देखा है। और अभी आपको दूसरे सीरियल की शुरुआत होने वाले है तो दूसरे सीरियल वाले क्या करते हैं कि वो रिकैप करते हैं। रिकैप यानी कि आपने पिछले दिनों क्या देखा, उनका वो जो रिकैप होता है, उनका भी सीरियल लगभग यही आधे घंटे का होता है या 1 घंटे का। तो उसमें भी रिकैप करते हैं वो, और रिकैप में ले जाते हैं आपने पिछले दिन क्या देखा, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और पूरी सीरियल जो पिछले दिन 40 मिनट की, आधे घंटे की थी, उसको वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड में दिखा देते हैं कि आप लोगों ने क्या देखा। क्योंकि आपने पिछली बार देखा है तो उसको आपको जैसे ही वो रिव्यू कराते हैं आपको याद आता है कि हाँ यहाँ देखे थे। तो वो फिर क्या करते हैं और फिर क्या दिखाएंगे आपको, आज हम क्या देखने वाले हैं, क्या आज ऐसा हो पाएगा, क्या वो होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रस्तावना कौशल को भी बच्चे के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। आप जब नया कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि प्रीवियस क्लासेस से जो उसको पढ़े हैं, अगर हिस्ट्री वगैरह है और कुछ विषय है तो उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आज कुछ नया टॉपिक हम जो पढ़ाने वाले हैं तो उसे कहेंगे कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास काफ़ी रुचिकर होगी, हमें आज पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे की उत्तेजना होगी। और इसमें देखेंगे क्या रोहन मेला में गया था, जाएगा तो वो क्या क्या खरीदवाता है अपने मम्मी पापा से, क्या क्या वो खाता है सोहन, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसा ही देखेंगे। हमारे बच्चे काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि मेला में जाते हैं तो वो भी खाते हैं और खरीदवाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग प्रस्तावना कौशल भी इसमें भी करने वाले हैं। तो प्रस्तावना कौशल बच्चों के सामने जब हम प्रस्तुत करेंगे तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे ताकि बच्चे का इंटरेस्ट रहे, और वो जब तक रोहन सोहन मेले से सामान लेकर के वापस नहीं आ जाते तब तक आपकी क्लासरूम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब बच्चों का ध्यान रहेगा कि रोहन सोहन मेले तो पहुंच गए साथ में, उन्होंने ये भी खरीदा, वो भी खरीदवाया, वो भी लिया, वो भी खाए, अब क्या होने वाला है, घर में खिलौने आएंगे तो क्या होगा। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है।
तो इसी को हम लोग प्रस्तावना कौशल के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो प्रस्तावना कौशल को हम लोग अभी देख रहे थे और इसको हम लोग जो कंपोनेंट्स हैं इसी आधार पे इसको रुचिकर बनाएंगे। इसको ध्यान, हमारा क्लासरूम में जो बच्चा बैठा हुआ है वो कंसंट्रेट रहे पूरी क्लासरूम, वो आकर्षित रहे, आकर्षण का केंद्र क्लासरूम में रहे, ऐसा वो केंद्रित रहे आपके क्लासरूम में। तो ऐसा माहौल हमें बनाना होता है और इसमें हमें प्रस्तावना कौशल काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि आपका प्रस्तावना ही आपको सही प्रस्तुतिकरण के लिए, सीखने के लिए बच्चे को क्लासरूम में ध्यानाकर्षित करते हैं। फिर है प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। हम प्रस्तावना कौशल जो प्रयोग कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारा प्रस्तुतिकरण भी काफ़ी प्रभावशाली होना चाहिए। अगर आपका प्रस्तावना के अनुसार प्रस्तुतिकरण में कॉम्बिनेशन नहीं है, सहसंबंध नहीं है, कोरिलेशन ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि इसमें जो कोरिलेशन होगा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य वो सकारात्मक, धनात्मक सहसंबंध होंगे, कोरिलेशन होंगे। तो इसी आधार पे हम बच्चों को प्रस्तावना कौशल उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारा क्लास काफ़ी रुचिकर होता है। अब बच्चे उसको बखूबी बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बच्चे का रुचि ही उनकी आपके शिक्षण कौशल का, आपके लेसन डिलीवरी का, क्लासरूम ट्रांजैक्शन का, उनको कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाने का, उनमें सृजनात्मकता विकसित करने का, रचनात्मकता विकसित करने का जो कार्य है वो उस क्लासरूम, उस पाठ का वो तभी संभव है जब प्रस्तावना तथा प्रस्तुतिकरण दोनों के बीच सकारात्मक और धनात्मक सहसंबंध हो। तो अगर हम लोग देखने वाले हैं अगला कौशल। चलिए अब हम लोग अगला स्किल देखते हैं और इस स्किल का कौशल का नाम है रीइंफोर्समेंट स्किल, या हिंदी में पुनर्बलन कौशल। अब हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ये रीइंफोर्समेंट क्या है या पुनर्बलन किसे बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हम लोग जब कार्य करते हैं तो उसमें हमें मानसिक या शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, और वो बल हमारे अंदर होते हैं और वो बल हमें कम अधिक उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमें प्रयास करना है कि हमारा जो बल है उसमें बार बार कुछ हम बाह्य बल प्रयोग करते रहें। और बाह्य बल प्रयोग कब होता है? जब हमें कोई प्रोत्साहन देता है, जब हमें कोई पुरस्कार देता है, जब हमें कोई शाबाशी देता है, या जब हमें कोई डांटता है, जब हमें कोई किसी से कंपैरिजन करता है, या जब हमें एक दृष्टि मिल जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है। तो ये सब हमें हमारे सकारात्मक, नकारात्मक जो भी अवयव हैं, जो भी तत्व हैं, वो हमें बल प्रदान करते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चों को किया गया प्यार, दुलार, गलतियों पे फटकार, अच्छे कामों पे शाबाशी, अगर वो कुछ डिस्टरबेंस कर रहा है आपके क्लास को तो उसके अनुसार उसको एक निर्देश, व्यक्तिगत निर्देश जो आपके फेशियल इंप्रेशन से होते हैं, या अगर वो सही उत्तर दे रहा है तो आपका एक फेशियल इंप्रेशन जो कि सकारात्मक होता है और उससे प्रोत्साहन देता है, ठीक है, आगे बढ़ो, अच्छा है। तो ऐसा जब हम कुछ प्रयोग करते हैं ये हमारा होता है रीइंफोर्समेंट, ये होता है हमारा पुनर्बलन। यानी कि बच्चे के अंदर वो शक्तियाँ हैं, वो बल है, वो ताकत है, लेकिन उस शक्ति, बल, ताकत जो उसके पास नेचुरली है उसे थोड़ा थोड़ा
बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, शाबाशी देने की ज़रूरत है, गलतियों पे डांटने की ज़रूरत है, कुछ हल्के फुल्के उसको पनिशमेंट दंड देने की ज़रूरत है, बिना उसको किसी प्रकार की हानि पहुँचाए। तो ये जो हमारे होते हैं, इसी प्रकार से बच्चों को हम लोग सांचे में ढालते हैं, बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे सीखते हैं और वो सीख कर उसी के अनुसार बनने का प्रयास करते हैं। उनमें एक निर्माण चल रहा होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये सभी उनके लिए पुनर्बलन का कार्य करते हैं, जिसे वो अपने शिक्षक के सहयोग से, शिक्षक के क्रिया, उसके संकेत, उनके क्रिया से बच्चे सीखते हैं, जानते हैं। तो इसी को हम लोग आज देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पहले ये जान लें कि पुनर्बलन का प्रयोग करने में हम लोग क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बाद हम इनसे कंपोनेंट्स पे चलेंगे। पुनर्बलन अगर हम प्रयोग करते हैं, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हैं, तो उसको ध्यान रखना है कि पुनर्बलन को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्बलन एक लिमिट में होना चाहिए, जितना आवश्यकता है। जैसे यदि बच्चे को आप अधिक सकारात्मक पुनर्बलन भी देंगे तो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में नहीं मान करके, जबकि एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो मार्गदर्शक, विद्वान और एक मित्र के रूप में भी होता है। तो वहाँ पे वो दोनों चीज़ों को छोड़ देगा। आप विद्वान हैं, आप मार्गदर्शक हैं, इसको छोड़ करके वो मित्रवत व्यवहार पे आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अत्यधिक पुनर्बलन आपके शिक्षक छात्र संबंध के बीच में घातक हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पुनर्बलन संतुलित है तो हमारे शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध के साथ साथ एक अनुशासन, एक सीखने के लिए उत्प्रेरण, इन सभी चीज़ों को समय समय पर और शिक्षक छात्र के संबंध को प्रगाढ़ मजबूत करता जाएगा और उसके साथ साथ छात्र की शैक्षिक उपलब्धि भी शिक्षक के माध्यम से विकसित होती रहेगी। इसलिए हमें एक पहली आवश्यकता है कि इन सावधानियों का प्रयोग करें कि हम कभी भी पुनर्बलन को, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अधिक प्रयोग न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक पुनर्बलन के माध्यम से बच्चों को शारीरिक, अब तो खैर ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि जो शिक्षक होते थे वो अपने बदले की भावना से या कुछ और भावनाओं से भी बच्चों को आहत करते थे, उन्हें परेशान करते थे, दंडित ज़्यादा करते थे, जिससे शारीरिक मानसिक नुकसान हो जाता था। तो ये पुनर्बलन नहीं था, ये एक प्रकार का दंड प्रक्रिया थी जो कि काफ़ी गलत था। लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। और लेकिन हमें एक अगर पुनर्बलन सकारात्मक नकारात्मक दोनों का संतुलन में प्रयोग करें तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे। दूसरा है पुनर्बलन सभी विद्यार्थी के लिए, न केवल उत्तर देने के लिए या होशियार बच्चों के लिए। हमें ध्यान रखना है कि पुनर्बलन का प्रयोग हम उनके सर्वांगीण विकास, उनके निर्माण, उनके सही दिशा में निर्माण के संदर्भ में हम करने जा रहे हैं। उनमें एक उत्प्रेरण, उनमें इच्छा, उनमें सीखने की लालसा बनाए रखने के लिए हम पुनर्बलन दे रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों ने उत्तर दे दिया, हमने शाबाशी दे दिया, यहीं पे हमारी जिम्मेवारियां ख़त्म नहीं हो जाती। हमारी जिम्मेवारियां आगे भी हैं। हमारी जिम्मेवारियां ये भी हैं कि जब बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो हल्का पनिशमेंट देंगे जो कि सुधारात्मक होगा। अगर बच्चे अच्छा उत्तर दे रहे हैं तो उस बच्चे के उत्तर के बाद हम उसे जो शाबाशी दे रहे हैं उसका प्रभाव दूसरे बच्चों पर भी पड़ना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे ये समझें कि ये अच्छा उत्तर दिया इसलिए सर ने इसे शाबाशी दिया, मैम ने इसे शाबाशी दी। अगर हम भी ऐसा करेंगे उसकी जैसा तो हमें भी शाबाशी मिलेगा।
क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे प्यार और शाबाशी के काफ़ी भूखे होते हैं। ऐसा सिर्फ बच्चों में नहीं होता, हम सभी में होता है, लेकिन हम लोग काफ़ी जब मैच्योर कुछ हो जाते हैं तो इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। हम लोग इसमें अवसर भी देखने लगते हैं कि क्या बात है, आज हमारे प्रचार, आज हमारे हायर अथॉरिटी एजुकेशन के, या ये हमें आज कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, बात क्या है। तो हमें संदेह भी होने लगता है, लेकिन खैर ऐसा मेरा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो बच्चों को भी जब हम ये करें तो ध्यान रखें कि शाबाशी जरूरी है, प्रेम उनके लिए जरूरी है, पुनर्वलन बिल्कुल जरूरी है, डांट भी जरूरी है, फटकार भी जरूरी है, थोड़ी बड़ी मार भी जरूरी है बच्चों को, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो एक संतुलन में हो। तीसरा है, पुनर्वलन देने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन एवं प्रयोग करना चाहिए। पुनर्वलन देने के लिए याद रखना है कि जब हम बच्चों को पुनर्वलन दें, एनफोर्समेंट दें, तो हमारे पास उपयुक्त शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डांट के नाम पर गंदे शब्दों का प्रयोग, गलत शब्दों का प्रयोग करें, और दुलार के नाम पर कुछ अत्यधिक लुभावने शब्दों का प्रयोग करें, इससे भी बचना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो शब्द होने चाहिए वो उपयुक्त शब्द होने चाहिए, और उसका प्रभाव बच्चे पे उतना ही पड़े जितना जरूरत है। हम थोड़े अच्छे कार्य के लिए उसी स्तर की शाबाशी दें। फिर है, पुनर्वलन के लिए नए नए कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम एक ही शब्द को बराबर रट्टे मारे हुए हैं, और जब भी करें तो हाँ बहुत अच्छा, खराब करे तो एकदम गधे हो, ऐसे है, वो है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि रटे रटाए शब्द नहीं, कुछ नए नए शब्दों का भी प्रयोग बच्चों के सामने करना चाहिए। बच्चे इससे प्रोत्साहित होते हैं और कुछ नई नई चीज़ें हमें उनसे भी सीखने को मिलती है, और हम उनका आकलन भी करते हैं, असेसमेंट भी करते हैं कि हमारा इस पुनर्वलन शब्द या पुनर्वलन हम लोग जो प्रयोग किया उसका उस पर क्या असर हुआ। तो इसलिए हमें पुनर्वलन को भी विशेष ध्यान रखना होता है। और क्या है, और ये है कि शिक्षक को अधिक से अधिक स्वीकारात्मक, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम जब कुछ शिक्षकों से बात कर रहे थे पहले, तो जब उनसे पूछते थे कि आप जो है इतने गुस्से में क्यों बच्चों से पेश आते हैं, और हर बार मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तो बोलते हैं कि सर ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक फिक्स बना लिया है कि पुनर्वलन मतलब नकारात्मक पुनर्वलन के प्रयोग करने से बच्चों में सुधार होता है। ऐसा नहीं है, हम बच्चे के साथ वैसे पुनर्वलन का प्रयोग करें जो उनके लिए ज़्यादा मन को स्वच्छ सही दिशा प्रदान करने में हो। बच्चे सहर्ष हमारे पुनर्वलन को स्वीकार कर सकें, सकारात्मक हो, धनात्मक हो। जब हम कार्य के लिए पुनर्वलन दें तो फिर वो अच्छे कार्य करना चाहें, तो धनात्मक भी होना चाहिए, ताकि उसे काम करने के लिए उत्प्रेरित करें कि हम ऐसा करेंगे तो सर मैम मुझे और शाबाशी देंगे, मुझे और अच्छा बोला जाएगा, हमें खराब काम नहीं करना है, मुझे अच्छा काम करना है। देखो उसने ऐसे बोला था ना, तो सर ने मैम ने उसे ऐसे बोला, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो इसे ही हमें पुनर्वलन जो है, जो सकारात्मक पुनर्वलन है, धनात्मक है, स्वीकारात्मक है, इसका हमें अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने अधिक से अधिक प्रयोग करने हैं। फिर है कि शिक्षार्थी की अनुक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए शिक्षकों को निश्चित अनुपात में पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास फिक्स्ड रेशियो स्केल होना चाहिए, शेड्यूल होने चाहिए, कब प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है। क्योंकि आप पुनर्वलन का प्रयोग करने के बाद उसके तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें जो सुधार हो रहे हैं, उसमें जो नयापन आ रहा है, उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, ये सभी अनुक्रियाओं को शिक्षार्थी बढ़ाए, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहें और उसका समय समय से पुनर्वलन भी देते रहें। पुनर्वलन सिर्फ एक स्किल कृत्रिम कक्षा के लिए नहीं है,